नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको यूपी से इंसैट संतोष गांवने में। जैसे आप सभी को पता है कि हम लगभग 30 सालों की पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं और इस जर्नी में अभी तक हमने पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इस टॉपिक की पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस टॉपिक का एनालिसिस कर रहे हैं और यहाँ पर आज हम सेकंड क्लास के ऊपर पहुँच चुके हैं। कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस टॉपिक के जो पीवाईक्यू थे उनको एनालिसिस कर लिया। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी इस टॉपिक के पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, इस टॉपिक से 2025 में भी लगभग 3 क्वेश्चन आए थे और जो करंट में घटनाएं चर्चा में रही थी उनसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब हम ज़्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को हम शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मानव रहित हवाई वाहन मतलब यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित पर हमें विचार करना है। सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर लैंडिंग कर सकते। देखिए, ऊर्ध्वाधर लैंडिंग मतलब क्या कहते हैं, एक स्थिर जगह पर ये कोई खड़ा है और सीधा ये ऊपर उठकर उड़ सकता है। तो देखिए, सभी तो यूएवी या फिर ड्रोन वगैरह तो इस तरीके से लैंडिंग नहीं करते। जो बड़े आकार के ड्रोन वगैरह होते हैं, जो मतलब बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, तो उनके लिए एक क्या बोलते हैं, ट्रैक वगैरह चाहिए उड़ने के लिए, जो मतलब दौड़ करके आगे अपना उड़ान भर सकते हैं। तो सभी प्रकार के ऊर्ध्वाधर लैंडिंग करते ही ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। सभी प्रकार के यूएवी स्वचालित रूप से हवा में स्थिर रह सकते, जी नहीं, ये भी कथन गलत होता है। कुछ जो मैनुअल भी होते हैं, जो उनको क्या कहते हैं, कुछ रिमोट कंट्रोल से भी उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। सभी प्रकार के यूएवी केवल बैटरी का उपयोग विद्युत आपूर्ति के स्रोत के रूप में कर सकते हैं। जी देखिए, यह भी कथन गलत होता है। देखिए, बैटरी की एक क्षमता होती है। ठीक है। अब हो सकता है कुछ हाइब्रिड हो सकते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, बैटरी भी हो सकती है और किसमें फ्यूल टैंक भी हो सकता है। अभी या फिर कुछ पूरे तरीके से फ्यूल टैंक के ऊपर भी कुछ निर्भर हो सकते हैं, या फिर कुछ पूरे तरीके से बैटरी पर भी निर्भर हो सकते हैं, जो मतलब कम दूरी के हैं। कम, अब वो उनका उपयोग किस तरीके से किया जाने वाला है। अगर कोई लंबी दूरी का यूएवी अनमैन एयर व्हीकल है, तो उनको फिर क्या कहते हैं, ईंधन के रूप में उसको प्रयोग किया सकता है। इसी कारण ये तीनों कथन यहाँ पर गलत होते हैं और हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण यही है कि सभी प्रकार के ऊर्ध्वाधर लैंडिंग नहीं करते, केवल कुछ प्रकार के यूएवी क्षमता रखते हैं। अधिकांश यूएवी रनवे की आवश्यकता होती है और हवाई जहाज की तरह यह लैंड करते हैं। दूसरा कथन भी गलत होता है, क्योंकि स्वचालित रूप से हवा में स्थिर रहना मुख्य रूप से कुछ निश्चित निश्चित प्रकार के यूएवी के लिए ही संभव है। सभी प्रकार के यूएवी के लिए यह संभव नहीं है। तीसरा भी गलत है, क्योंकि बैटरी को गैसोलीन, हाइब्रिड इंजन या सौर ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोतों से संचालित किया जा सकता है, न केवल बैटरी से। अंततः इनमें से कोई भी कथन हमारा सही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम। निम्नलिखित अंतरिक्ष या मिशनों पर विचार कीजिए। एक्सियोम 4, स्पेडेक्स और गगनयान उपरोक्त में से कितने में अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान को प्रोत्साहित करते। देखिए, ये तीनों भी मिशन हमने सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान के लिए के जो माइक्रो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं उनमें रिसर्च करने के लिए इन मिशनों को हमने भेजा है। तो ये तीनों की यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं। अगर इनके विश्लेषण देखें तो एक्सियोम 4 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष मिशन, या जिसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान और प्रयोग के समर्थन किया है। फिर जो हमारा ISRO द्वारा इसरो द्वारा एक स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब हवा में ही एक दूसरे को यान को जोड़ देना, यही स्पेस डॉक्स में इनके अ, इन ऑर्बिट डॉकिंग और संबंधित अनुसंधान उद्देश्यों के हिस्से के रूप में माइक्रोग्रेविटी परीक्षण के लिए शामिल था। तीसरा भी कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है कि भारत के मानव अंतरिक्ष उड्डयन मिशन गगनयान में इसके क्रू मॉडल की सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग के लिए प्रावधान शामिल है। अगर आपने चर्चा में देखा होगा कि जो हमारा एक्सियोम मिशन था, उसमें हमारे क्या कहते हैं, हमारा एक भारतीय आदमी भी वहाँ पर गया था। उनका नाम आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाचारों में अक्सर उल्लेखित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सकते हैं। अब देखो,
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये मानव निर्मित प्रोटीन होते हैं जी बिल्कुल सही। ये मानव की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ा बढ़ा सकते हैं। विशिष्ट प्रतिजनों से जुड़ने की क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक क्रिया को ये उत्सर्जित करते हैं जी बिल्कुल सही। अगर कोई हमारे बॉडी में नया वायरस वगैरह इंटर करता है तो फिर उससे जो एंटीबॉडी डेवलप करनी होती है उसके लिए हमारा ये सहायता कर सकता है। उनका उपयोग निपाह वायरस जैसे वायरल संक्रमण के उपचार के लिए किया जा सकता है जी बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारे तीनों कथन भी सही हो जाते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर विश्लेषण मैंने दे रखा है। तो ये हो गया हमारे 2025 के क्वेश्चन का एनालिसिस। अब हम जो हमारे 2024 से 2011 तक के क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। विशाल तारे बौने बौने तारों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं जी नहीं। जो विशाल तारे हैं, यहाँ पर ये पहला कथन गलत होता है क्योंकि जो विशाल तारे होते हैं, विशाल तारे बौने ग्रहों की तुलना में कम विशाल तारे बौने ग्रहों के तुलना में वह कम समय के लिए जिंदा रहते हैं। इसी कारण पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। बौने तारों की तुलना में विशाल तारों में परमाणु प्रतिक्रिया की दर अधिक होती है, यही इसका मतलब कारण भी है। इसी कारण वह कम समय के लिए जिंदा रहते हैं। इसी कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन गलत और दूसरा कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। अंतरिक्ष में वस्तु दी गई है और उसका विवरण यहाँ पर हमें दिया गया है। सेफिडस अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते जी बिल्कुल सही। यह एक परिवर्तनशील तारा, यह एक मतलब एक परिवर्तनशील तारा है सेफिडस। नेबुला तारे जो समय समय पर चमकते हैं और मंद होते जी बिल्कुल सही। यह अंतरिक्ष में एक गैस धूल वाला एक बादल, विशाल बादल है। पल्सर न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब बड़े तारे ईंधन से बाहर निकल जाते हैं और छह जाते हैं जी बिल्कुल सही। बड़े तारों के ढलने की प्रक्रिया में ये बनते हैं पल्सर। तो यहाँ पर हमारे तीनों कथन यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास अपना स्वयं खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? तो जापान के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन, यदि कोई बड़ा सौर तूफान सोलर फ्लेयर पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से घटना यहाँ पर हो सकती है? तो जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकते हैं जी बिल्कुल सही है। इसको ये फेल कर सकता है क्योंकि उस तरीके से वो निकलता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में सुनामी आ सकती है जी नहीं, सुनामी वगैरह यहाँ पर नहीं आ सकती है। पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जी बिल्कुल सही। पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं सोलर फ्लेयर से। पृथ्वी के अधिकांश भाग में तीव्र अरोरा हो सकता है जी बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि चुंबकीय विकिरण उनको ध्रुव के ऊपर खींच लेते हैं सोलर फ्लेयर को। और अगर आपने इसको और अपने कॉन्सेप्ट में देखा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में इनके अलग अलग नाम हैं। जहाँ तक मैं सही हूँ, उत्तरी गोलार्ध में इनको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में इनको अरोरा या फिर ऐसा कुछ नाम है उनको भी मैं भूल रहा हूँ, वही अरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऐसा उत्तरी गोलार्ध में इनको कहा जाता है। पृथ्वी के अधिकांश भाग में जंगल की आग लग सकती है जी बिल्कुल सही। अगर कोई उपग्रह वगैरह उससे डैमेज हो जाता है वो फिर वो अगर कोई सौर तूफान सभी परतों को पार करके किसी जंगल में उसकी थिनगी वगैरह एक गिर जाए तो जंगल में आग लग सकती है। या फिर कोई सैटेलाइट प्रभावित होकर अगर नीचे गिरता है तो फिर उससे भी आग लग सकती है। ठीक है, ऊपरों की कक्षा परेशान हो सकती है जी बिल्कुल सही हो सकती है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर उड़ने वाले विमानों का शॉर्ट वेव रेडियो संचार बाधित हो सकता है जी बिल्कुल सही, बाधित हो सकता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, अगर दूसरा हम यहाँ पर से एलिमिनेट कर दे तो हमारे यहाँ पर आंसर निकल आता है 1, 3, 4, 5, 6। देखो बाकी भी ऑप्शन सही हैं लेकिन अब वहाँ पर दिया नहीं तो इसी कारण हम उसको मतलब ये हमें यही सही मानना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीडिया में अक्सर चर्चित फ्रैक्शनल ऑर्बिटल क्या कहते हैं बॉम्बर्डमेंट सिस्टम के पीछे का सबसे अच्छी तरीके से इसको दर्शाता है? मतलब इसी की व्याख्या यहाँ पर कहा गया है। तो ये एक मिसाइल है जो पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में रखा जाता है और पृथ्वी पर एक लक्ष्य के ऊपर से कक्षा के बाहर इसे निकाल दिया जाता है। यही इसके सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में नापा जाती है? मतलब जो भी अगर किसी ग्रह के दो ग्रहों के बीच का अंतर है उसके बीच का अंतर नापने के लिए यहाँ पर हमारा जो किलोमीटर होता है उनको नहीं नापते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो मान लीजिए दो ग्रहों के बीच कोई दूरी है तो उनके बीच
प्रकाश कितनी मात्रा में, प्रकाश कितने कम समय में पहुंचता है, पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, उसका मापन किया जाता है। तो वो मापन क्यों किया जाता है? तो जो प्रकाश है, प्रकाश की गति हमेशा एक समान रहती है। वो एक समान कैसे रहती है? प्रकाश को लगभग यह एक सेकंड में 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर यह क्या कहते हैं दूरी तय करता है। और मान लीजिए यह सन है और ये हमारी पृथ्वी है। तो फिर सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? 8 मिनट का। ठीक है, यह मतलब एडिशनल जानकारी आपको बताई मैंने। इस प्रयोग में 3 अंतरिक्ष यान एक समबाहु त्रिभुज के आकार में उड़ान भरेंगे, जिसकी भुजाएं 10 लाख किलोमीटर लंबी होगी और यान के बीच लेजर चमकते हैं। विचाराधीन प्रयोग में निम्नलिखित किस में है? तो ये हमारा इन्वॉल्व लीसा है। उस टाइम चर्चा में रहा था, इसी कारण क्वेश्चन पूछा गया था। अभी इतना मतलब इतना रिलेवेंट नहीं रहा ये। निम्नलिखित में से किसके मापन आकलन के लिए उपग्रह चित्र रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग किया जा सकता है? मतलब इनका यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपग्रहों का जो चित्र रिमोट सेंसिंग डेटा है, तो इनका उपयोग किस किस क्षेत्र में हो सकता है? तो किसी क्षेत्र के स्थान में वनस्पति की क्लोरीफर सामग्री का जानकारी करने के लिए, जी बिल्कुल सही। किसी विशिष्ट स्थान के चावल की खेती की ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जानने के लिए, बिल्कुल सही, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी विशिष्ट स्थान की भूमि की सतह का तापमान जानने के लिए, जी बिल्कुल सही। तीनों घटकों पर इस रेडियो रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलय को देखा है, और इस अवलोकन का क्या महत्व है? देखिए, ब्लैक होल आपने देखा होगा कि ब्लैक होल एक्चुअल में क्या, जो बड़ा एक ग्रह तारा होता है, जब वो डेट हो जाता है तब ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, ब्लैक होल मतलब इसमें इस तरीके से बन जाता है। यहाँ से अगर प्रकाश भी गति करता है तो फिर यहाँ पर प्रचंड तरीके से ऊर्जा वगैरह बनती है, और वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स यहाँ पर इतनी तेज होती है कि जहाँ अगर यहाँ से कोई प्रकाश भी गुजरती है तो प्रकाश इसके ऊपर सीधी नहीं गुजर पाती है, वो प्रकाश इसके अंदर चली जाती है। इतना वह ज़्यादा फोर्सफुली होता है। तो वही ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों का ये पता चलता है उससे हमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीपीएस तकनीक का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो मोबाइल फोन के संचालन करने के लिए, जी बिल्कुल सही, हम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऐसे ऐप्स होते हैं जो हमें अपना जीपीएस का परमिशन मांग देते हैं। बैंकिंग संचालन करने के लिए हमें जीपीएस की जरूरत पड़ती है। बिजली ग्रिड को नियंत्रित करने के लिए भी हमें जीपीएस की जरूरत पड़ती है। तीनों कथन यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ हजार सालों में बदलते हैं। जी बिल्कुल से बदलते हैं, ये भी सही बात है। जब पृथ्वी का निर्माण 4,000 मिलियन साल पहले हुआ था, तब 54% ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। देखिए, थोड़ा विचार कीजिए। आपने 11th के एनसीईआरटी है कि लगभग चैप्टर नंबर 1 2 में पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी बन रही थी तब पृथ्वी पर प्रारंभिक गैसें कौन कौन सी थी? तो जो प्रारंभिक गैसें थी, मतलब वहाँ पर क्या है कि मीथेन भी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी था, हाइड्रोजन था, हीलियम था। ये गैसें भी थी, उनके साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड ये भी थी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब पृथ्वी का निर्माण 4,000 मिलियन साल पहले हुआ था, तब 54% ऑक्सीजन थी। उस टाइम ऑक्सीजन नाम मात्र के मौजूद थी। जल बाष्प अन्य जो जल बाष्प फिर महासागरों की बनने की प्रक्रिया के दौरान क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन धीरे धीरे बनी है। तो उस टाइम ऑक्सीजन ना के बराबर थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर मौजूद थी। इससे कारण दूसरा कथन थोड़ा तालमेल नहीं खा रहा है। इससे कारण दूसरा कथन यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, जब जब जीवित जीवों की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी की शुरुआती वातावरण को उन्होंने संशोधित किया। जी बिल्कुल सही, संशोधित किया। कैसे संशोधित किया? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो गई, और उसके माध्यम से ही ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन बनती गई, और आज ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारी धरती पर बाकी गैसों की तुलना में ज़्यादा मौजूद है। तो इसी माध्यम से जीवित जीवों ने वो पृथ्वी का पहला वातावरण बदल दिया। इसी कारण पहला और तीसरा यहाँ पर हमारा कथन सही हो जाता है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IRNSS के भूस्तर कक्षाओं में 3 उपग्रह और भू समकाली कक्षाओं के 4 उपग्रह हैं। जी बिल्कुल सही, ये कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा भू समकालिक भू समकालिक पूरे भारत और इसकी सीमा से परे लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। जी नहीं, वे 5500 वर्ग किलोमीटर को कवर नहीं करता है, ये कवर करता है 1500 किलोमीटर को।
भारत के पास 2019 के मध्य पूरे वैश्विक कवरेज के साथ अपनी स्वयं की उपग्रह नेविगेशन प्रणाली होगी। जी देखिए, नहीं ऐसा कोई मतलब इसमें कोई ऐसी कोई योजना नहीं है, इसी कारण पहला कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। जो नाविक के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अब हमें ऊपर ऑप्शन दिया गया, नीचे बोला गया कि ऊपर में से कौन सा अल्बर्ट आइंस्टाइन की सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिसके अक्सर मीडिया में चर्चा होती है। अब आपको यहाँ पर सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत इसकी इसको आपके बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर सापेक्षता सिद्धांत ये है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है और वो अस्थिर नहीं है, जैसे वही उसका सापेक्षता का सिद्धांत है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। जी बिल्कुल सही। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने आसपास के स्थान को समेट लेता है, यही इसका मतलब सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी यही है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएसएलवी पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रह लॉन्च करते हैं, जबकि जीएसएलवी मुख्य रूप से संचार उपग्रह को लॉन्च करते हैं। जी बिल्कुल सही, पहला कथन सही है। पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह आकाश में पहले समान स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर होते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर एक विशेष स्थान से देखा जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो निरंतर अपना मतलब क्या कहते हैं वो घूमते रहते हैं। जीएसएलवी MK3 के 4 चरणों वाला प्रक्षेपण वाहन है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग किया जाता है और दूसरे चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। जी नहीं, इसमें अलग ईंधन का उपयोग किया जाता है, इसी कारण पहला हमारा कथन सही हो जाता है ओनली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इवेंट होरिजन सिंगुलरिटी स्ट्रिंग स्टोरी और स्टैंडर्ड मॉडल कभी कभी समाचारों में रहते, तो ये किस लिए है? तो देखिए, ये ब्रह्मांड के अवलोकन और समझ करने के लिए यह एक संकल्पना है। इवेंट होरिजन ये एक ब्लैक होल से सिक्योरिटी एक ब्लैक होल से संबंधित एक संकल्पना है। तीनों भी मतलब ब्लैक होल से संबंधित संकल्पना है। और स्टैंडर्ड मॉडल यह है कि ये पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति का जो अन्य फोर्स है उनकी व्याख्या करता है। इवेंट होरिजन मतलब देखिए, आपने ऐसा कुछ सरप्राइज देखा होगा आपने इसमें, ठीक है। तो सिंगुलरिटी इसे कहा जाता है। और इवेंट होरिजन मतलब अगर कोई प्रकाश वगैरह गुजरता है तो ये यहाँ पर सीधा नीचे आ जाता है, इसी को इवेंट होरिजन वगैरह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा विकसित लेजर इंटरफेस स्पेस एंटीना परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाना, यही इसका क्या कहते हैं उद्देश्य है। उस टाइम चर्चा में रहा था, हाल ही में खबरों में रहा ग्रीस लाइटिंग 10 GS क्या कहते हैं GS10, सॉरी GS नहीं GL10 में अंतर क्या है? तो देखो, ये लगभग नासा द्वारा परीक्षण किया गया इलेक्ट्रॉनिक एक विमान है। भारत द्वारा प्रक्षेपित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अलावा भारत एकमात्र देश है जिसने अंतरिक्ष में एक समान वेधशाला प्रक्षेपित की है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पहला यूएस है, फिर उसके बाद आता है हमारा रशिया, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है जापान, फिर उसके बाद आता है हमारा इंडिया। तो पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। एस्ट्रोसैट का 2000 किलोग्राम का उपग्रह है, जिसमें पृथ्वी सतह से 1650 किलोमीटर ऊपर की एक कक्षा रखा गया है। जी नहीं, 1650 पर नहीं रखा गया, इसे 1530 किलोमीटर पर इसको रखा गया है। इसी कारण हम यहाँ पर हमारे दोनों कथन यहाँ पर गलत हो जाते हैं और हमारा आंसर यहाँ पर निकल आ जाता है डी, नहीं एक और नहीं दो। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान, इसे मार्स ऑर्बिट मिशन भी कहा जाता है। जी बिल्कुल सही। इसने भारत को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष भेजना दूसरा देश बना दिया गया। जी नहीं, इसके पहले भी रूस ने भेजा था, चाइना ने भेजा था। इसने भारत को अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में अपना अंतरिक्ष यान भेजने में क्या कहते हैं सफल होने वाला एकमात्र देश माना जाए। बिल्कुल से हमने फर्स्ट ही प्रयास में इसको भेजा। एक और तीन यहाँ पर हमारा कथन सही हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए, फसल उत्पादकता आकलन करने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, भूजल संसाधनों का पता लगाने करने के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं, और खनिजों का अन्वेषण करने के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं। यातायात अध्ययन और दूरसंचार करने के लिए इसके लिए अन्य उपग्रह संचार उपग्रह हैं, जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो 1 2 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन अक्सर शब्द चर्चा में रहता है, तो ये क्या है? गोल्डीलॉक्स जोन देखो, ऐसा क्षेत्र है जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर रहने के बाद हमें यहाँ पर पानी, हवा, पानी, जल वगैरह सब मिलता है। तो गोल्डीलॉक्स जोन ऐसा होता है समान, जहाँ पर मानव जिंदा रहने के लिए, सजीव जिंदा रहने के लिए
कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद होगी ही। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद होंगी उसे हम गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने सॉरी बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की अंतर अंतर के क्षेत्र को गोल्डी लॉक्स जोन हम यहाँ पर कह देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्मक सही सुमेलित है और अंतरिक्ष यान का यह उद्देश्य है? कैसनी ह्यूजेस शुक्र की परिक्रमा करना और पृथ्वी क्या कहते हैं, पृथ्वी पर डेटा संचरित करना जी नहीं, ये इसका काम नहीं है। मैसेंजर मानचित्रण और जांच करना जी बिल्कुल सही, इसका ये काम है। वोयेजर 1 और 2 बाहरी सौरमंडल की खोज करना जी बिल्कुल सही, 2 और 3 यहाँ पर हमारा सही कथन हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के प्रमाण के रूप में उद्भूत किया है? तो देखिए, अंतरिक्ष में मैक्रोवेव का पता लगाना है और रेड शिफ्ट का घटना का अवलोकन करना, ये इसका आंसर है। 1 और 2 इसका सही आंसर है हमारा। अंतरिक्ष से कहीं 100 किलोमीटर सेकंड की गति से यात्रा करने वाले विद्युत आवेशित कण यदि पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं तो वे जीवों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से कौन रोकता है? तो उसको रोकने के लिए हमारे चुंबकीय क्षेत्र जिम्मेदार है, वो अपने ध्रुव की ओर उनको मोड़ देता है। ये इसका सही आंसर है। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत उन्हें वापस बाहरी अंतरिक्ष में भेज देती है जी नहीं, ये ओजोन परत यूवी जो हानिकारक किरण रहती है उनको वापस भेज देती है। वायुमंडल के ऊपरी परतों में नमी उन्हें पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती जी नहीं, नमी इसको रोकती नहीं है। ऊपर दिए गए मतलब इसमें से बी और सी हमारे यहाँ पर सही नहीं है, केवल एक यहाँ पर हमारा सही है। दूर संचार रिले के लिए उपयोग किए जाने वाले उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह को ऐसी कक्षा में तब कहा जाता है जब उसकी भू समतल कक्षा होती है और उसकी कक्षा क्या होती है, वृत्ताकार होती है, और कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा से समतल होती है जी नहीं, ऐसा नहीं है। और 22,000 किलोमीटर पर ऊंचाई पर थी जी नहीं, ऐसा नहीं है। केवल 1 और 2 यहाँ पर हमारा सही है, नहीं तीसरा भी हमारा सही है। 1 2 3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसे, ठीक है, अपने गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसी कारण वो नीचे नहीं गिरता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु में क्या अंतर है, हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्षुद्र ग्रह छोटी चट्टानी ग्रह होते हैं जबकि धूमकेतु चट्टानी और धातु सामग्री द्वारा एक साथ रखे गए जमे हुए गैस के बने होते हैं जी बिल्कुल सही। क्षुद्र ग्रह ज़्यादातर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं जबकि धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच पाए जाते जी नहीं, ऐसा कोई उनका फिक्स स्थान नहीं है। केवल इतना ही इसका कथन सही, बाकी आगे वाला क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाता है। धूमकेतु एक बोधगम्य चमकती पुष्ट है जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसे कोई नहीं दिखा था जी बिल्कुल सही। 1 और 3 यहाँ पर हमारा सही कथन हो जाते हैं। चलिए अब हम हमारे लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहा भुवन क्या है? तो भुवन एक क्या कहते हैं, भारत की 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक जियो पोर्टल है। उसके बाद निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह ओशन सेट निम्नलिखित में मदद करता है। तो ये हमारे लगभग देखिए वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का अनुमान करने के लिए मदद करता है जी बिल्कुल सही, इसके लिए मदद करता है। मानसून की शुरुआत की भविष्यवाणी करता है जी नहीं, ये इसका भविष्यवाणी करता है। तटीय जल के प्रदूषण की निगरानी करता है जी बिल्कुल सही। 1 और 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। तो देखिए इस तरह हमने लगभग जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी थी इसके जो PYQ थे उनको एनालिसिस कर लिया। आशा है आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। तो आपको चलो फिर आपका इस सेशन में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।